हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक तक्षशिला इंस्टीट्यूट रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिक्स का दूसरा वीडियो देख रहे हैं और आज हम इस दूसरे वीडियो के अंदर कार्यपालिका के और न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो के में हमने आपको विधायिका के बारे में पढ़ाया था। आप पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी होती है भाई कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरी आपकी है अस्थायी कार्यपालिका। आगे पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कार्यपालिका होती क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना। क्या काम है? कानून लागू करवाना। कार्यपालिका आपकी दो प्रकार की, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका इसका मतलब होता है परमानेंट एग्जीक्यूटरी, अस्थायी मीन्स टेम्परेरी एग्जीक्यूटरी। स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं भाई आपके ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सभी सरकारी कर्मचारी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल, सभी सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, तो ध्यान से सुनना भाई। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी कार्यपालिका, और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना। स्थायी कार्यपालिका के अंदर सभी सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से आते हैं भाई, आप कोई भी एग्जांपल देख के लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आपकी ड्यूटी लग जाती है पुलिस के अंदर और आपकी ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी लग जाती है, तो आपका काम क्या होगा? ट्रैफिक को मेंटेन करना। इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? कानून को लागू करवा रहे हो कि नहीं। इसीलिए ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल किसका हिस्सा है? स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। इसके बाद आती है भाई अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आता है भाई आपका प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, या फिर मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है भाई मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इनको अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अस्थायी रूप से है। आज 5 साल के लिए है, क्या पता अगले 5 साल के लिए हो, क्या पता अगले 2 दिन भी ना रहे, लेकिन ये क्या है? स्थायी है। कितनी भी सरकारें बदले, चाहे राज्य सरकार बदले, केंद्र सरकार बदले, आपकी स्थायी कार्यपालिका स्थायी ही रहेगी। आप एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गए, आप तब तक रहोगे जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आपको इस समझ में आई होगी भाई। मैंने देखा, आपको उसको बताया है भाई। कार्यपालिका क्या है भाई? दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका के अंदर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल, सभी सरकारी कर्मचारी। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। इसी के बाद इसका तीसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका के बारे में, ये तीसरा भाग है। हम क्या पढ़ते हैं भाई? सबसे पहले हमने पढ़ा विधायिका, उसके बाद हमने पढ़ा कार्यपालिका, अब हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। जुडिशरी सिस्टम के अंदर क्या है भाई? सबसे इसमें आते हैं भाई आपकी कोर्ट। इसमें क्या आते हैं भाई? आपके कोर्ट। न्यायपालिका का काम क्या है भाई? कानून की रक्षा करना। कानून की रक्षा करना। कानून की रक्षा करना, ये किसका कार्य है? न्यायपालिका का है। सबसे पहले हम कानून बनाएंगे, फिर उस कानून को लागू करवाएंगे, उसके बाद उस कानून की रक्षा करेंगे। न्यायपालिका के अंदर आप देखेंगे भाई, सबसे ऊपर आता है भाई आप सभी का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे है भाई आपकी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं भाई आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हैं भाई आपके सिविल कोर्ट और आपका सेशन कोर्ट। इस प्रकार से हमारी जो न्यायपालिका सिस्टम है ये ऐसा है। भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान है, इकहरी न्यायपालिका है। इकहरी, इकहरी का मतलब होता है भाई यूनिफॉर्म सिस्टम है जुडिशरी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये मत सोचना यूनिफॉर्म से कि भाई सभी
कोर्ट के जितने भी वकील होते हैं, जज होते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, ब्लैक कोट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म एक हैरी का मतलब है सिस्टमेटिकली। पहले आप सिविल या सेशन कोर्ट में जाओगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के जाके दरवाजे खटखटा रहे हो कि जज साहब हमारा इंसाफ कीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं भाई सबसे नीचे जो लोअर कोर्ट होते हैं वे होते हैं भाई आपका सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट को ही घरेलू न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू न्यायालय। सेशन कोर्ट को हम सेशन या सत्र न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्र न्यायालय। सिविल कोर्ट को वर्तमान में कहते हैं व्यवहारिक न्यायालय। सेशन कोर्ट को वर्तमान में कहते हैं सत्र न्यायालय। क्या कहते हैं? सत्र न्यायालय। ठीक है। सिविल कोर्ट को पहले क्या कहा जाता था भाई? पहले सिविल कोर्ट को ही कहा जाता था दीवानी अदालत, जिसमें आपके कौन से मामले चलते थे? 5000 तक के मुचलके के मामले चलते थे। इसलिए सिविल कोर्ट को पहले क्या कहा जाता था? दीवानी अदालत। वर्तमान में क्या कहा जाता है? व्यवहारिक न्यायालय। सेशन कोर्ट को वर्तमान में सत्र न्यायालय कहा जाता है, पहले कहा जाता था फौजदारी अदालत। ये हमारी न्यायपालिका का जो प्रावधान है, इसके सबसे निम्न कोर्ट हैं। सबसे पहले आप सिविल कोर्ट में जाओगे या आप सेशन कोर्ट में जाओगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें पहले सिविल कोर्ट में जाना है कि सेशन कोर्ट में जाना है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मामला दीवानी अदालत का है कि फौजदारी अदालत का है? तो ध्यान से देखिए, सिविल कोर्ट में जो मामले चलते हैं वे कैसे मामले होते हैं? आपके घरेलू। कैसे मामले होते हैं? घरेलू मामले। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविल कोर्ट का जो जज होता है उसे जज नहीं कहा जाता, उन्हें मुंसिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंसिफ। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट आपको सज़ा नहीं दे सकता है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, यह आपको सज़ा नहीं दे सकता है। ध्यान से देखिए भाई, सिविल कोर्ट को पहले कहा जाता, अब कहा जाता है व्यवहारिक न्यायालय, पहले कहा जाता था दीवानी अदालत। इसके अंदर कैसे मामले चलते हैं? घरेलू मामले चलते हैं। इसके जज को क्या कहा जाता है? मुंसिफ। इसके साथ साथ यह सज़ा नहीं दे सकता है। अब ये घरेलू मामले कौन से मामले होते हैं? घरेलू मामले जैसे कि पति और पत्नी के बीच तलाक का मामला, पति और पत्नी के बीच तलाक का मामला। अब इसमें सज़ा थोड़ी ना मिल सकती है किसी को। इसमें क्या होगा भाई? आपको क्या दिया जाएगा? तलाक दिलवाया जाएगा। तो ऐसे मामले कहाँ चलेंगे? सिविल कोर्ट में चलेंगे। इसमें जज क्या करेगा? आपको डराने के लिए केवल इतना कह सकता है कि मैं आपको दोनों को जेल में डाल दूंगा, आप ऐसे 6 महीने के लिए साथ में रह के आए। इसके अलावा यहाँ पर सज़ा का प्रावधान नहीं है। भाई और बहन के बीच ज़मीन का विवाद है, किसी भाई के बीच ज़मीन का विवाद है, तो ऐसे मामले कैसे मामले हैं? घरेलू मामले हैं। और इन सभी की सुनवाई कहाँ होती है? आपके सिविल कोर्ट में होती है। इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट को वर्तमान में सत्र न्यायालय कहा जाता है, इसको पहले कहा जाता था फौजदारी अदालत। इसमें कैसे मामले चलते हैं भाई? सेशन कोर्ट में आपके मामले चलते हैं क्रिमिनल केस, क्रिमिनल मामले चलते। इसके साथ साथ इसके न्यायाधीश को न्यायाधीश ही कहा जाता है, यानी कि सत्र न्यायाधीश, यानी कि भाई जज ही कहा जाता है। इसके साथ साथ यह आपको सज़ा दे सकता है। अब हम देखते हैं कि ये सेशन कोर्ट के अंदर ये क्रिमिनल केस कैसे होते हैं। आपने देखा कि कॉलेज के अंदर 2 गुटों के बीच में झगड़ा हो गया, चाकू, छुरा, बैट आदि से वार किया गया। उसमें क्या किसी बंदे की जान जा सकती थी? बिल्कुल जा सकती थी। तो वह कैसा केस हुआ? क्रिमिनल केस। जिस मामले में किसी की जान जाने का खतरा नहीं है, किसी की आन बान शान को खतरा नहीं हुआ है, किसी की जान को खतरा नहीं है, वह कैसे मामले? घरेलू मामले। जिस भी मामले में किसी की जान को जाने का खतरा है वह कैसा मामला है? क्रिमिनल केस है। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ यहाँ पर आपको न्यायाधीश क्या दे सकता है? आपको सज़ा दे सकता है। इसके साथ में यहाँ पर एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा। अगर यहाँ पर पति और पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा है तो मामला कहाँ चलेगा? सिविल कोर्ट में, क्योंकि उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पत्नी ने अगर पति के ऊपर दहेज की धारा जुड़वा दी, और दहेज की धारा है 498A डाउरी एक्ट, अगर दहेज की धारा जुड़वा दी तो ये कैसा ऑफेंस है? यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है।
दहेज लेना और दहेज देना भारत के अंदर कानूनी जुर्म है। अगर 498A के तहत डाउरी एक्ट जोड़ दिया गया है तो मामला कैसा हो गया है, क्रिमिनल केस हो गया, और इसकी सुनवाई कहाँ होगी, सेशन कोर्ट में, और इसमें आपको क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमारे मामले यहाँ पर की मामला घरेलू है कि क्रिमिनल केस है, इस आधार पर इन दोनों कोर्ट में चलते हैं। इसके बाद हमारे मामले कहाँ चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर हम इनके फैसले से खुश नहीं हैं तो हम इनके फैसलों को चुनौती कहाँ दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और 2 सिविल कोर्ट होते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय के अंदर। इसके साथ साथ जितने भी बाकी की तहसील वगैरह रह गई वहाँ पर क्या होंगे, आपके सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप कहाँ जा सकते हो अपील के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वर्तमान में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, जिसके वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, S.A. बोबडे। शरद अरविंद बोबडे 47वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहीं से आपसे पेपर वाला 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ साथ ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कब बने, जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में नहीं हुई थी। पहले भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई थी 1962 में। उस समय पर इसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, सर एलिजा इम्पे। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में हुई उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में इसके 47वें मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कहाँ पर है, आपकी दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के अंदर आप सभी को मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इज इट क्लियर? क्यों, पहले 29 राज्य हो गए थे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी 2019 को क्या किया गया, भाई जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के नाम से। इसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 को जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था दमन, दीव और दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो उस आधार पर जब आप देखोगे हाई कोर्ट कितने हैं, तो वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट है 25। ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट हो और वह उसकी राजधानी में हो, नहीं है ऐसा। भाई एक या एक से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है और वह उसकी राजधानी में ही होना जरूरी नहीं है। सबसे नया जो हाई कोर्ट बना है भारत के अंदर वह बना है भाई 1 जनवरी 2019 को 25वें हाई कोर्ट का गठन हुआ था अमरावती में। 1 जनवरी 2019 को 25वें हाई कोर्ट का गठन हुआ था अमरावती में। किसका बना था ये, आंध्र प्रदेश का। आप सभी को पता है 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। 10 साल तक क्या रहेगी, हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन 2024 में इसकी वास्तविक राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। इसलिए 25वें हाईकोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को कहाँ पर हुई थी, अमरावती में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो पेपर के क्वेश्चन है भाई वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। भारत में कैसी न्यायपालिका है, इकहरी न्यायपालिका, यूनिफॉर्म न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत, हम हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि हमारे किसी भी 6 में से एक भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधा कार्रवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। उसमें आपको यहाँ पर सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है जो कहाँ पर है आपका, दिल्ली में है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे, 47वें मुख्य न्यायाधीश है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारत जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्रिमिनल केस कहाँ चलते हैं, आपके सेशन कोर्ट में चलते हैं, और घरेलू मामले कहाँ चलते हैं भाई, आपके सिविल कोर्ट में चलते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने संविधान के बारे में। संविधान को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। भाई सम का मतलब है समान, विधान का मतलब है विधि या कानून। एक ऐसी समान विधि या कानून जो सभी के लिए समान रूप से लागू होगी उसे ही कहा जाएगा संविधान। आप सभी बच्चों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा, संविधान है क्या? भाई यह लिखित में एक ऐसी विधि या कानून है जो सभी के लिए बिना जाति, धर्म, रंग, रूप आदि का भेदभाव किए बिना सभी के लिए एक समान है। उसी समान विधि या कानून का ही नाम क्या दिया गया है, संविधान दिया गया। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत एक गुलाम देश था, आप सभी को पता है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर राज किया उसके बाद हमें, हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली का मतलब उस समय ये नहीं था कि भाई ये लड़का फर्स्ट आता था ना, प्रतिभाशाली का मतलब ये है अमीर खानदान से संबंध रखने वाले, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का परिवार, महात्मा गांधी जी का परिवार, कुछ इस प्रकार के परिवार थे। इनके बच्चे पढ़ने लगे। अब ये पढ़ने लगे, उस समय पर जो सबसे ज़्यादा डिग्री मानी जाती थी वो LLB मानी जाती थी, यानी कि बैरिस्ट्री, यानी कि वकील। इज इट क्लियर? अब जब ये इंग्लैंड जाके पढ़ते थे तो वहाँ पर ये इंग्लैंड जाके पढ़ते थे तो देखा इन्होंने कि यहाँ पर लोगों को एक समान सभी हक दिए गए हैं। लेकिन जब ये यहाँ वहाँ से भारत के अंदर आए और भारत के अंदर क्या पाया कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारतीयों के साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और ये बात केवल यहाँ पर महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, जितने भी उस समय के पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने यहाँ पर आके तुलना की और क्या पाया कि वहाँ पर सभी को एक समान ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर हमारा शोषण किया जा रहा है। इसी बात को लेकर अब भारतीय बार बार मांग उठाने लगे कि हमें अलग संविधान की मांग उठाने लगे। और इसी अलग संविधान की मांग को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना क्या बनाई, कैबिनेट मिशन प्लान या योजना। कैबिनेट मिशन प्लान या योजना कब आई? 1946 में भारत आई। और इसी के तहत भारत के लिए क्या किया गया, अलग संविधान सभा का गठन किया गया। अलग संविधान सभा का गठन किया गया। अब दोस्तों, अब आपको लगता होगा सीधा कि हम भारतीय बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग संविधान बनाए और अंग्रेजों ने हमारी बात मान ली, अच्छा भैया आ जाइए इधर, अभी ले तेरे लिए अलग संविधान बना के दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर भारतीयों ने जितना संघर्ष किया है शायद हमें तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने यहाँ पर कितना संघर्ष किया है हमें संविधान जैसी चीज़ दिलवाने के लिए। अब जो ये संघर्ष है ये बहुत पहले का चला हुआ है। ये जो संघर्ष है ये बहुत पहले का चला हुआ है। अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, तो यहाँ पर राज करने के लिए वे समय समय पर क्या लेके आते थे, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते थे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना SSC पूछता है ना HSSC पूछता है, क्यों ना हम डायरेक्ट वहीं पर बात को ले जाएं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, वरना डिस्क्राइब करने को तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिर आपका बड़ा लंबा खींच जाएगा। आप इन चीज़ों से वंचित रह जाओगे जो आपको सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप अभी इतना समझो और इस चीज़ को ऐसे समझो कि जो संविधान बनाने की मांग थी बहुत समय पहले से उठ रही थी।
अंग्रेज हमारे देश को चलाने के लिए समय समय पर अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते रहे, जिनमें से जो सबसे मेन था वो था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत भारत के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। यहां से पेपर वाला 2-3 क्वेश्चन पूछता तो ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन योजना कब आई? भारत 1946 में आई। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 सदस्य थे। A.V. अलेक्जेंडर, पेथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। A.V. अलेक्जेंडर, पेथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। कितने सदस्य थे भाई कैबिनेट मिशन योजना में? 3 सदस्य थे। कब आई? 1946 में। इसके साथ साथ पेपर वाला अगर ये क्वेश्चन पूछता है, भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। जब अलग संविधान सभा की बात आई तो भारत के अंदर क्या किया गया? सदस्यों को चुना गया। सदस्यों को चुना गया। उस समय पर क्या किया गया? चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद यहाँ पर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 389। ये क्या थे भाई? आपके कुल सदस्य। यहाँ से पेपर वाला एक आसान क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। अब ये 389 सदस्य कहाँ से आए? 389 सदस्य आप देखेंगे यहाँ पर, ये आए भाई 296 प्लस 93। 296 का बंटवारा किया गया 292 प्लस 4। ध्यान से देखना, 292 कहां से भाई? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है? ब्रिटिश प्रांत ऐसा क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो चुका था। यहां पर क्या किया गया? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया। कैंडिडेट खड़े हुए, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, उनमें से सदस्य चुन के आए 292 सदस्य। यहां पर वोट डालने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? 21 साल का होने के बाद बंदा वोट डाल सकता था। उस आधार पर बंदे चुन के आए। यहाँ पर कितने? 292। और ये 4 सदस्य कहाँ से आए? ब्रिटिश कमिश्नरी से। यानी कि ये कौन थे? अंग्रेज थे। ये कौन थे भाई? अंग्रेज थे। ये 4 कहाँ से आए? ब्रिटिश कमिश्नरी से। बच गए 93 सदस्य कहाँ से भाई? देशी रियासतों से। देशी रियासतों से। आप ध्यान से सुनो, दौर कब का चल रहा है? 1946 का। और आप सभी को पता है 1940 के बाद मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन बन गए थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना बन गए थे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में से जो चुन के आए, ये किसके हैं? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के। 4 सदस्य किसके? ब्रिटिश कमिश्नरी के। 93 सदस्य किसके भाई? 93 मेंबर्स किसके? देशी रियासतों के। देशी रियासत ऐसा क्षेत्र है, ऐसे छोटे छोटे प्रांतों के राजा हैं जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे। ये अंग्रेजों को आप क्या देते थे? बहुत सारा टैक्स वसूल करके देते थे, प्रजा का हनन करते थे। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? 93 आपके देशी रियासतों से सदस्य आए थे। इस प्रकार से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 389। अब संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हो चुका था। इसके लिए अब क्या होनी थी? इसकी मीटिंग होनी थी। लेकिन मीटिंग से पहले अंग्रेजों ने अपना दाव खेला, और अंग्रेजों की स्टार्टिंग से एक रणनीति चली हुई आ रही है, जिसे आप क्या कहते हैं? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फूट डालो, राज करो। यहां पर अंग्रेजों ने देखा कि ये भारतीय तो अपना संविधान बना लेंगे, और अगर संविधान बना लिया तो हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहां पर अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी तरफ कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी तरफ कर लिया और उन्हें भड़का दिया कि देखो, जो ये 292 सदस्य हैं, इनमें ज़्यादा किसके सदस्य हैं? कांग्रेस के। और कांग्रेस में ज़्यादा किसके सदस्य हैं? हिंदू सदस्य हैं। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को किस प्रकार से भड़काया कि ये एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो किसका हितैषी होगा? हिंदुओं का हितैषी होगा, और आप सभी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर शोषण होगा। मोहम्मद अली जिन्ना उनकी बातों में आ गए, और मोहम्मद अली जिन्ना विरोध करने लगे किसका? संविधान सभा का। और क्या मांग करने लगे? मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर मांग करने लगे कि जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुबल ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम
मुसलमानों का अलग कानून होना चाहिए, और जहाँ पर हिंदू क्षेत्र है वहाँ पर किसके लिए अलग कानून होना चाहिए, हिंदुओं का अलग संविधान होना चाहिए। अब इस बात को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श चलता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना जी को समझाने का प्रयास किया कि ऐसे तो देश का विभाजन हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ ली और मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर नहीं माने। लेकिन अब जो ये सदस्य तो चुने जा चुके थे, अब संविधान को बनाने का कार्य आरंभ भी करना था। तो इस प्रकार से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या हुई? संविधान सभा की पहली बैठक, जिसका किसने बहिष्कार कर दिया? नाराज कौन चल रहा है संविधान सभा से? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग नहीं आई। अब मुस्लिम लीग नहीं आई तो यहां पर कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? कुल सदस्य 207। टोटल कितने थे? 389। संविधान सभा में कुल चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी? 389। डायरेक्ट पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है आप सभी से, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389। लेकिन अब मुस्लिम लीग वाले नहीं आए तो कितने सदस्य बच गए? 207 सदस्य बच गए। इज इट क्लियर? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि मुस्लिम लीग में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल महिलाएं कितनी थी भाई? 15 महिलाएं थी। कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अब जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसके अंदर यहाँ पर एक अध्यक्ष चुने गए जिन्हें कहा गया अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी क्यों चुने गए भाई? क्योंकि अभी स्थायी के लिए इन्होंने आपस में चुनाव करना था कि किसको स्थायी बनाया जाए, लेकिन तब तक काम चलाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप कहोगे जी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे और इन्हीं को क्या बना दिया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि संविधान बनाने के लिए क्या है भाई? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसके तहत कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। 296 में 292 ब्रिटिश प्रांतों में से आए जिसमें इलेक्शन हुआ और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आए। 93 मेंबर्स कहाँ से आए? देशी रियासतों से आए। इसके बाद जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका किसने बहिष्कार कर दिया? मुस्लिम लीग ने। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होने के बाद, जिसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अंत तक यही संविधान सभा के क्या बने रहे? अध्यक्ष बने रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के तहत। ठीक है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या पेश किया गया भाई? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब ध्यान से देखना भाई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या वह भी ये पेश हुआ है? ध्यान से सुनना। यह पास हुआ। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब ये था क्या उद्देश्य प्रस्ताव? इसके अंदर बताया गया हम जो ये संविधान बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बना रहे हैं। संविधान बनाया गया किसके लिए बनाया गया है? हमारे लिए बनाया गया, भारत की जनता के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर संविधान
का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। ध्यान से सुनना, यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बना। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बना, उद्देशिका या प्रस्तावना बना। इज इट क्लियर? यहाँ तक की बात समझ आ गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रकार से 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यह पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बना, उद्देशिका या प्रस्तावना बना। क्या बना, उद्देशिका या प्रस्तावना बना। इज इट क्लियर? इसके बाद ये क्या आ गया, 22 जनवरी 1947 आ गया। क्या आ गया, 22 जनवरी 1947 के बाद भारतीय संविधान को बनाने का कार्य आरंभ हो गया। और हमारे भारतीय संविधान के जो सदस्य थे ये अलग अलग देशों में फैल गए। जहां से जो चीज़ अच्छी लगी वहां से वही चीज लिया। अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है, अच्छी लगने का मतलब ये है जहां पर जो चीज़ थी। जैसे ब्रिटेन में गए, ब्रिटेन में देखा कि यहाँ पर महारानी का पद है, लेकिन सोचा अगर इंडिया के अंदर ऐसा ही कोई महाराज या महारानी का पद बना दिया तो क्या हो जाएगा, वांशिक हो जाएगा, वांशिक हो जाएगा, फिर वो राज्य महाराजे आ जाएंगे, फिर से कोई हमें गुलाम बना लेगा। इसीलिए उस महारानी के पद को किसके समक्ष मान लिया हमने, राष्ट्रपति के समक्ष मान लिया। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से लेके आए और कहाँ पर ले अडोप्ट करते चले गए, वही भारतीय संविधान में अडोप्ट करते चले गए। यानी कि संविधान सभा के सभी सदस्य अपना अपना कार्य कर रहे थे। तभी क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। लेकिन देश आज़ाद होने के साथ साथ देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। देश का क्या हो गया, विभाजन। देश का विभाजन हो गया तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्कों में बंट गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। केवल मुस्लिम लीग के सदस्य गए नहीं गए भाई, भारत के कांग्रेस के भी तो सदस्य चले गए। क्या हो गया, कुछ हिस्सा ही अलग हो गया, हिस्सा अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया आज़ादी के बाद। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 324 संख्या निर्धारित की गई। दो क्वेश्चन बन गए। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 389। लेकिन अगर पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 324। कितनी निर्धारित की गई, 324 निर्धारित की गई। इसके बाद संविधान को बनाने का कार्य आरंभ हुआ और लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और इस प्रकार से बताया जाता है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ कब, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से दो चीज़ें हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। जब मैंने जैसे ये वीडियो स्टार्ट की थी, वीडियो स्टार्ट करने के बाद जैसे मैंने संविधान स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था समान विधि या कानून क्या है, आपका संविधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत की विधि या कानून बन चुकी थी। इसलिए 26 नवंबर को, ध्यान से सुनना, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विधि या कानून या संविधान दिवस मनाया जाता है। इज इट क्लियर? विधि, कानून या संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई, 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान की विधि या कानून या संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन अगर पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आप कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो केवल हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान देना भाई, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। इसलिए पेपर वाला अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो 24 और ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो ध्यान रखना, अगर 24 दे रखा है तो आप किसको टिक मार्क लगाओगे, 24 का लगाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 24 और 26 दोनों दे रखे हैं तो भी आप किसको लगाओगे, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 24 या 26 जनवरी 1950। अभी तक हमने देखा कि संविधान बन चुका है 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 24 या 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान बनाने के लिए कुल कितनी बैठकें हुई, कुल 214 बैठकें हुई। कुल कितनी बैठक हुई,
214। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद कुल मिलाकर 24 अंतिम बैठक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान बनाने के लिए कुल कितनी बैठकें हुई, 214 बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान बनाने के लिए अंतिम बैठक हुई वही 24 जनवरी 1950 को। और इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन हुए थे 1952 में, लेकिन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था, भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो यहीं से क्वेश्चन बनता कि भारत के पहले अनिर्वाचित राष्ट्रपति, फर्स्ट नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को। कितनी बैठकें हुई, कुल 214 बैठकें हुई। जब संविधान बनाने का काम पूरा हो गया और संविधान बनकर तैयार हो गया, तो संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए गए। संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए गए। तो कुल कितने सदस्यों ने साइन किए, 284, 284 सदस्यों ने क्या किए भाई, साइन किए, यानी कि हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए संविधान को लागू करवाने के लिए। इसमें से कुल कितनी महिलाएं थी, 8 महिलाएं थी। संविधान को लागू करवाने के लिए कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। इज इट क्लियर। संविधान बनकर तैयार हो चुका है। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भाई भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, भारत का है। विश्व में सबसे छोटा संविधान, विश्व में सबसे छोटा और लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है, विश्व में सबसे छोटा और लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व में अलिखित संविधान, अलिखित यानी कि लिखा नहीं गया है, अलिखित संविधान किस देश का है, तो भाई ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान किस देश का है, ब्रिटेन का है। इज इट क्लियर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में सबसे पुराना संविधान, पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान है भाई अमेरिका का। यानी कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान लिखा था, अमेरिका ने लिखा था। अमेरिका द्वारा ही अपने नागरिकों को सभी के सभी क्या दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे, यानी कि अधिकार प्रदान किए गए थे। आप सभी को पता है। और इस प्रकार से आपको पता चला कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। अलिखित संविधान किसका भाई, ब्रिटेन का। और पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का संविधान है। इज इट क्लियर। यहाँ तक हमने अभी तक बात की है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनाने का कार्य कब आरंभ किया गया, 9 दिसंबर 1946 से किया गया। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। संविधान बनकर तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। इज इट क्लियर। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। थैंक यू।